बीपीएससी, और बीपीएससी में इकोनॉमिक्स किस प्रकार से पूछी जाती है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सिलेबस किस प्रकार का है, उसके बारे में हम बेसिकली बात करेंगे। तो इकोनॉमिक्स अपना जो है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में बेसिकली इकोनॉमी पूछा जाता है, और इंडियन इकोनॉमी मैं पढ़ाऊंगा, बाकी आपकी जो रीजनल या स्टेट इकोनॉमी है वो इसके स्पेशल है, के.एस. कुमार सर खुद है, वो खुद आपको पढ़ाएंगे। तो इकोनॉमी क्या है बेसिकली, और इकोनॉमी के बारे में शायद हमने पिछली क्लास में चर्चा की होगी और उसका क्लासिफिकेशन भी किया होगा, जबकि आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितना जो ये सब्जेक्ट है इकोनॉमी, इसको कवर किया जाता है। तो बेसिकली हम वही बात करेंगे, एक इंट्रो की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इकोनॉमिक्स में जो हमने क्वेश्चंस पाए हैं बीपीएससी में, वो है बेसिकली आपके इकोनॉमिक सर्वे से ज्यादातर क्वेश्चंस, और उसके बाद बजट से, और बजट आपको लगभग इकोनॉमिक सर्वे और बजट कम से कम 2 साल का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा पिछला जो पेपर है उसकी बात कर रहा हूं मैं, बाकी आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करवाएंगे, और बैंकिंग से, और दूसरी जो न्यू प्लानिंग्स है, प्रोग्राम से, प्लानिंग से और प्लान्स मोदी गवर्नमेंट के, इनमें से सभी क्वेश्चंस पूछे गए। तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली होता क्या है, देखो सिलेबस इतना नहीं है, जो आपके पिछले क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहां से, और इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड से, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल समिट्स, जो भी सबमिट्स हुए हैं, सबमिट्स, यहां से जितनी मीटिंग्स हुई है उसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन कहां हुआ था, इस प्रकार के क्वेश्चंस, और इसकी थीम क्या थी, इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड किसके साथ ज्यादा है, किसके साथ कम है और कितना है, इस प्रकार के क्वेश्चंस। और इकोनॉमिक सर्वे में बेसिकली इस गवर्नमेंट ने इस इकोनॉमिक सर्वे में सबसे ज्यादा किस फील्ड में रिकमेंडेशंस किए और कितना सुधार हुआ, इकोनॉमी की दशा और दिशा क्या है, इसके बारे में बात की जाती है। और बजट में किस फील्ड में कितना पैसा दिया गया है और कौन सी नई योजना की शुरुआत की गई है। और बैंकिंग में आपके जो बैंकिंग क्षेत्र है बेसिकली आरबीआई है, आरबीआई वो सारा का सारा अच्छे से करता है। तो आरबीआई आपसे पूछ सकता है कि अगर देश में मुद्रास्फीति की अवस्था है तो आरबीआई रेपो रेट के साथ क्या करेगी, रिवर्स रेपो रेट के साथ क्या करेगी, बैंक रेट के साथ क्या करेगी, मतलब आपको सीधे पॉलिसी रेट्स में किस प्रकार के चेंजेस करने हैं वो पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट देख लूं एक बार। ठीक है, रिकॉर्डिंग मोड पे है, बिल्कुल सर, आप क्लास रिकॉर्डिंग मोड पे है। सभी को गुड इवनिंग। हाँ सर बिल्कुल। जी 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 ठीक है जी सर। हाँ, तो इकोनॉमिक सर्वे होता क्या, हम एक बार क्या है कि आपको नॉर्मल बात बता देते हैं। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत इंडिया में कब हुई, ये शुरुआत होती है 1950-51 से, और टिल 1964 इट वाज प्रेजेंटेड विद योर यूनियन बजट, यूनियन बजट के साथ ही इसको प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन बजट और इकोनॉमिक सर्वे में एक बहुत
अंतर भी आपको मिलेगा कि जो बजट होता है वो पेरियार परमिशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट की, उसके बाद उसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। जबकि इकोनॉमिक सर्वे होता है वो दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले किसकी परमिशन चाहिए होती है? फाइनेंस मिनिस्टर की। ठीक है, वहां पे किसकी चाहिए थी? बजट में चाहिए थी प्रेसिडेंट की। तो इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत होती है 19 आजादी के बाद से ही हुई है। 1950-51 से पहला इकोनॉमिक सर्वे आया था और ये बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन आफ्टर 1964 it is presented before one day the budget, right? Before one day, okay, बजट से एक दिन पहले इसको प्रस्तुत कर दिया जाता है। और कहां किया जाता है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। किसकी परमिशन से? फाइनेंस मिनिस्टर की परमिशन से। अब आपसे पूछ ले कि इकोनॉमिक सर्वे कौन तैयार करता है, जबकि बजट तैयार करने वाले ऑफिशियल्स अलग होते हैं, इसको करने वाला अलग होता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सेक्रेटरी, चीफ इकोनॉमिक सेक्रेटरी, राइट? एडवाइजर नहीं, चीफ इकोनॉमिक सेक्रेटरी होता है। और चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी, राइट, नॉट इकोनॉमिक एडवाइजर, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी होता है जिनका 1 रुपए के नोट पर साइन होता है ना, वही और उनकी टीम, ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं और इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होता है, वो तैयार किया जाता है। और इकोनॉमिक सर्वे है जो भारत सरकार का एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का आधिकारिक डॉक्यूमेंट होता है। और ये इकोनॉमिक सर्वे होता है वो उसी सरकार के द्वारा ही बनाया जाता है, यानी सरकार के ऑफिशियल्स ही बनाते हैं, सरकार के अंडर में ही ये काम होता है। और इसमें रिकमेंडेशंस की जाती है। बजट में कहा जा सकता है कि बजट में इस प्रकार के चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें सरकार बिल्कुल बाध्य नहीं है। जो रिकमेंडेशंस इकोनॉमिक सर्वे में की गई है उसके लिए सरकार बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस है वो भी आपको ध्यान में रखना है, राइट? हाँ बिल्कुल, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सभी चीजें मैं 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि कल की जो क्लास होनी है वो बैंकिंग सेक्टर पे होगी। और बैंकिंग सेक्टर में आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा बैंक कौन है? आरबीआई। और आरबीआई ही ये सभी इन चीजों का जो संचालन कर रहा है, जो आप पूछ रहे हैं, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, एमएसएफआर क्या है, एलएफ क्या है, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, ये सारे मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है, डायरेक्ट क्रेडिट कंट्रोल क्या है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है, मोरल सुएशन क्या है, ये सारा आरबीआई के जरिए आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आरबीआई का गवर्नर किस प्रकार से नियुक्त किया जाता है, कौन करता है, उसका सिलेक्शन कौन करता है, रिकमेंडेशंस कौन करता है, ये सारी समितियां हैं वो भी आपको बताई जाएगी। आरबीआई का गठन किस प्रकार से हुआ और आरबीआई कहां से कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक की मुद्रा छापती है और सिक्के कौन छापता है, ये सारे के सारे आपको बताए जाएंगे। और गांधी छाप वाले नोट या गांधी सीरीज के नोट कब से इंट्रोड्यूस हुए, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। ठीक है, कल की क्लास में बेसिकली यही रहेगा। आज तो हमारा क्या है कि आपका सिलेबस है वो क्या है और एग्जाम में क्या किस प्रकार के क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं। पिछले एग्जाम में बेसिकली यही पे एम्फसाइज किया था, most of the questions came from this section only, right? But हम पूरा जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उस सिलेबस के अनुसार उसमें तो बहुत कुछ होगा, नेशनल इनकम होगी, बैंकिंग होगा, आपका फिस्कल पॉलिसी जैसे कि बजट होगा, और इन्फ्लेशन होगा, बेरोजगारी होगी, गरीबी होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा, सर्विस सेक्टर होगा, तमाम प्रकार की चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। इंटरनेशनल ट्रेड होगा जिसमें इस प्रकार की चीजें हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
भी पढ़ाए जाएंगे, जिससे आपके इंटरनेशनल समिट्स हैं और कौन उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, किस देश में हो रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो यहां से ही क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। हो सकता है कि कई बार एक टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आया तो दूसरे में से आ गया, जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, तो इकोनॉमिक सर्वे में मान लो आपको रेपो रेट के बारे में पूछ सकते हैं कि इस बार रेपो रेट को कितना घटा दिया, क्या बढ़ाया, वगैरह वगैरह। देश में नेशनल मॉनेटरी पॉलिसी में किस प्रकार के चेंजेस किए गए और मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज होने की वजह से इकोनॉमी में किस प्रकार के चेंजेस आ गए। तो ये दिशा और दशा बता रहा है कि कंडीशन किस प्रकार की है। तो बेसिकली हमें जो चीजें हैं वो सारी पढ़नी पड़ेगी, राइट। लेकिन क्वेश्चन है इसका सारा लेकर आपसे पूछ लिया गया है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं आपके कमेंट देखना चाहूंगा एक बार। हाँ, बजट को एक्चुअली लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि उसकी प्रति है, उसके जो कागजात हैं वो राज्यसभा में भी भेजे जाते हैं, जबकि इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो आप एक हिसाब से कह सकते हैं कि बजट को भी दोनों सदनों में भेजा जाता है, जबकि प्रेजेंट बजट को सिर्फ लोकसभा में ही किया जाता है। मींस प्रस्तुत सिर्फ लोकसभा में किया जाता है, जबकि उसकी प्रतियां है, उसकी रिसिप्ट्स है, वो राज्यसभा को भी भेजी जाती है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। जबकि इकोनॉमिक सर्वे है वो पार्लियामेंट के दोनों ही सदनों में भेजा जाता है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो ये बात है। तो हम इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं। तो सिंस 1964 इट हैज बीन, यू कैन से कि बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जा रहा है। इट हैज बीन प्रेजेंटिंग बिफोर 1 डे बिफोर द बजट प्रेजेंटेशन, राइट। तो बजट की प्रेजेंटेशन से एक दिन पहले इसको प्रेजेंट हम कर रहे हैं लगातार सिंस 1964 से। और इससे पहले की अवधि में क्या होता था, इसके पहले की अवधि में ये बजट के साथ में प्रस्तुत किया जाता था, जबकि बजट है वो आपका बहुत पहले से ही आ चुका है। पहला बजट प्रस्तुत किया गया था, कब किया गया था आपको याद होगा, 1860 में किया गया था, जबकि आपका पहला इकोनॉमिक सर्वे है वो आजादी के बाद से किया जा रहा है 1950-51 से। और 2015 से इकोनॉमिक सर्वे में एक चेंज किया गया है 2015 से। वो क्या है, पहले इकोनॉमिक सर्वे को एक ही पार्ट में प्रस्तुत किया जाता, एक ही खंड में, जबकि 2015 के बाद से या 2015 से आप कह सकते हैं कि दो भागों में, एक और दो खंडों में इसको प्रस्तुत किया जाता है। और दो खंड में क्या क्या होता है, तो ये चीज भी आपको जब हम सर्वे पूरा पढ़ेंगे, 2 सालों का बेसिकली हम सर्वे टारगेट करके पढ़ेंगे कि 2 सालों का पढ़ना है, बजट भी 2 सालों का कम से कम। और बजट किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, कौन बनाता है, ये सारा का सारा उसी में हो जाएगा, ठीक है। आपको किसी भी मामले में घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में बेसिकली क्या क्या रहेगा वो मैं बता देता हूं। और आप देख रहे हैं कि लगभग सारे एग्जाम्स और उनमें इकोनॉमिक्स का जो रोल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये एक लीडिंग सब्जेक्ट के रूप में सामने आ रहा है, राइट। लगातार इसका रोल है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, किसी भी एग्जाम की, यूपीएससी की बात कर लो, बीपीएससी की बात कर लो, किसी भी स्टेट के पीसीएस सर्विसेज की बात कर लो, सभी में इकोनॉमिक्स का महत्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वेटेज इसका बढ़ता जा रहा है। और मेंस तक के क्वेश्चंस है वो आपको यहां से सोल्व करवा दिए जाएंगे। आपको मतलब इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिकली आपको रटना कुछ नहीं, आप में बस समझ पैदा करनी है कि देश में मान लो इस प्रकार, अभी देश में क्या चल रहा है, स्टैगफ्लेशन चल रहा है। व्हाट्स गोइंग इन आवर इकोनॉमी, स्टैगफ्लेशन एंड रिसेशन।
स्टैगफ्लेशन और रिसेशन। रिसेशन मींस मंदी, मंदी चल रही है। स्टैगफ्लेशन मींस स्टैग मींस स्टेगनेट, स्टेगनेटेड है ये, स्टेगनेशन। स्टेगनेशन से स्टेग लिया है, इन्फ्लेशन से फ्लेशन लिया है। स्टेगनेटेड है कोई चीज, स्टेगनेटेड है मान लो, तो इसका मतलब वो रुकी हुई है। रुकी हुई है तो अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पे बेरोजगारी है। कोई चीज लेट से प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड, वो रुका हुआ है, तो वहां पे बेरोजगारी आएगी। और फ्लेशन का अर्थ हो गया यहाँ पे इन्फ्लेशन, यानी जब दोनों सिचुएशन एक साथ होती है, बेरोजगारी भी होती है और मुद्रास्फीति भी होती है, तब उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? स्टैगफ्लेशन। और कोरोना की कंडीशन में हम कौन सी अवस्था में जी रहे हैं? स्टैगफ्लेशन में ही जी रहे हैं, यानी बेरोजगारी भी है देश में और मुद्रास्फीति भी है। मुद्रास्फीति को थोड़ा मैं सरल कर दूं तो महंगाई, ठीक है, मुद्रास्फीति। और अभी देख सकते हैं कि आपकी 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी थी? 2.86 ट्रिलियन डॉलर की, जबकि अभी कितनी हो गई? 3.7 ट्रिलियन डॉलर की। जबकि आप क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं कि सर 2019 के बाद तो लगातार कोरोना आपको परेशान कर रहा है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज रुक गई है, देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, यानी मैं मई 2020 की बात करूं तब देश में बेरोजगारी लगभग 24% थी और मई 2021 में ये हो गई आपकी 9.1%, यानी बेरोजगारी अभी भी है। पहले ज्यादा थी 2020 में, 2021 की मई को अब अगर आप देखते हैं तो 9.1% है, यानी बेरोजगारी अभी भी है, ठीक है। फिर भी आपकी इकोनॉमी 2019 के मुकाबले 2021 में इतनी बड़ी कैसे हो गई, यानी 3 ट्रिलियन डॉलर कैसे हो गई है? जबकि हमने एक टारगेट किया था 2019 के बजट में या सर्वे में, आप कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था टिल 2024-25 में 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। ये हमारा टारगेट था, 5 ट्रिलियन डॉलर की टिल 2025 यू कैन से। मैं आपके कमेंट देखता हूं एक बार। हाँ, वही मैं बता रहा हूं कि ये कैसे हो रहा है, जबकि कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आ रहा है। सीएसओ और एनएसएसओ को दोनों को 2019 में मर्ज करने की बात की गई थी। सीएसओ जो नेशनल इनकम के आंकड़े देता था, एनएसएसओ गरीबी बेरोजगारी के आंकड़े देता था, और उच्च स्तरीय कमेटी भारत सरकार की, उसने ये कहा कि इन दोनों को मिलाएंगे, उनको मर्ज करेंगे और एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये बनाएंगे। लेकिन अभी इसने भी काम नहीं शुरू किया। मर्ज की मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन अभी तक इन दोनों का कुछ लफड़ा हुआ ही नहीं, मतलब कुछ ये एक उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं, इस काम को मुकम्मल इन्होंने किया ही नहीं है, ठीक है। तो आंकड़े कौन दे रहा है? तो आंकड़े अभी तक जो ऑफिशियल डाटा है नेशनल इनकम के, वो आए ही नहीं है, 2019 के बाद से आ ही नहीं रहे, कोरोना आने के बाद। तो किस प्रकार से बढ़ गई है, मतलब 2.68 ट्रिलियन डॉलर से 3.07 ट्रिलियन डॉलर कैसे हो गई? तो इसका सीधा सा एक कारण है, वो क्या है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति किस में हुई है? पेट्रोल में हुई। पेट्रोल ने सबके भाव बढ़ा दिए, और भाव बढ़ा दिए मैं तो इससे बड़े मतलब आपका जो इकोनॉमी है, वो आपकी नेशनल इनकम है, वो बढ़ी भी कैसे? लेट्स से आपका खेत है, उसमें 20 क्विंटल प्याज होते हैं, ठीक है, और प्याज का रेट मैं कह दूं पे क्विंटल है, सपोज एक सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए हम बता रहे हैं 2 रुपए क्विंटल है, तो आपके पास टोटल कितना? 40 रुपया हुआ पिछले साल। ये है 2020 की बात मैं कह देता हूं, ठीक है। अब मान लो आपके पास इस बार यही प्याज हुए 20 क्विंटल, लेकिन इस बार भाव है 5 रुपया, ठीक है,
वो 20 नहीं, तो मैं बता दूं कि मतलब 2019 में अपना प्रोडक्शन ठीक हो रहा था, राइट। और 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 में प्रोडक्शन ठीक हो रहा था, सभी को रोजगार मिल रहा था, 20 क्विंटल हो गया। लेकिन 2020 में कोरोना आ गया, 2020 में भारत में, जिसकी वजह से प्रोडक्शन आपका 15 क्विंटल हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, भाव बढ़ गए इसके, तो ये 75 हो गया। अब देखिए, रोजगार कम भी हुआ है, प्रोडक्शन कम भी हुआ है, लेकिन आपकी इनकम है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। क्यों हुई है? क्योंकि प्राइस बढ़ गए हैं, यानी मुद्रास्फीति हुई है। इन्फ्लेशन की वजह से ये आंकड़े आपको बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आई बात आपको समझ में? बिल्कुल नीरज जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। हाँ सर, बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे भी आपको पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन सी वहां पे योजनाएं शुरू हो रही है और क्या क्या सरकार ने इसके लिए प्रावधान किए हैं, वो सारे आपको बताए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, हमने बात करी थी, ये बात मैं पहले आपको कंप्लीट कर देता हूं। तो स्टेगफ्लेशन का आपको पता चल गया होगा। Your economy is in stagnation and in inflationary condition. At that time, you will say that economy is in recession, right? And recession, that is somewhat different. In 2019, Indian economy was facing slowdown condition. Indian economy was in slowdown. Slowdown क्या होता है? स्लो डाउन का अर्थ होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी की ग्रोथ रेट तो है लेकिन पॉजिटिव है, मतलब ग्रोथ रेट घट रही है लेकिन है पॉजिटिव स्टिल। मैं कहूं कि 2018 में की ग्रोथ रेट थी 6%, राइट, 6% मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और 2019 में वो हो गई 4%, है तो अभी भी पॉजिटिव ना। तो स्लो डाउन यानी पिछली से घट गई है, तो इसको बोला जाता है स्लो डाउन। जबकि स्लो डाउन के बाद जो रिसेशन क्या होता है, रिसेशन इट इज समवॉट डिफरेंट, मतलब आपकी इकोनॉमी नेगेटिव हो जाती है। जैसे अभी भारत की अर्थव्यवस्था -7% की रफ्तार से चल रही है, वो क्या है, वो रिसेशन है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था किसमें, रिसेशनरी पीरियड से गुजर रही। स्लो डाउन मीन्स स्टिल पॉजिटिव बट योर ग्रोथ रेट इज डिक्रीजिंग, योर ग्रोथ रेट इज लेस देन प्रीवियस वन, राइट, उससे कम है पिछले से, लेकिन है अभी भी पॉजिटिव, स्टिल इट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट। और ये जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बता दिया, तो इस कंडीशन में तो स्लो डाउन में था 2019 में, फिर 2020 में रिसेशन, 2021 में भी रिसेशनरी कंडीशन में चल रहा है। और इसके बाद हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि रिकवरी किस किस प्रकार से हुआ है, कि एल शेप से हुई, एम शेप से हुई, वी शेप से हुई, यू शेप से हुई, के शेप से हुई, एम शेप से हुई, डब्ल्यू शेप से हुई, किस शेप से आपकी अर्थव्यवस्था है वो वापस रिकवरी कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको पढ़ाई जाएगी। तो अभी की जो कंडीशन है इन्फ्लेशन और रिसेशनरी कंडीशन है, जिसमें आपकी अर्थव्यवस्था चल रही है। और इस अर्थव्यवस्था को अभी हम किस प्रकार से एनहेंस कर सकते हैं, पटरी पे किस प्रकार से ला सकते हैं, उसके लिए फिलहाल उपाय यही है कि आपको मार्केट खोलना पड़ेगा। अगर मार्केट खुला नहीं है, आप मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति दोनों को विस्तारित वे में भी चालू कर दो, शुरू कर दो, तो भी असरदार वो साबित नहीं होगी जब तक मार्केट नहीं खुलेंगे। मार्केट खुलेगा, उसके बाद एक्टिविटी शुरू होगी, तो आपकी पॉलिसीज है वो काम करना शुरू करेगी। नहीं तो कैसे करेगी, मुझे बताइए। प्रोडक्शन होगा ही नहीं, मार्केट खुलेगा ही नहीं, तो कैसे होगा, नहीं हो सकता, राइट। तो इस प्रकार से है ये बात। ओके, तो मैं आपके एक बार कमेंट देखना चाहूंगा। ठीक है,
तो इस प्रकार की कंडीशंस रहेगी, राइट। तो ये बेसिकली थी, और अब मैं बताता हूं सिलेबस में क्या क्या हो सकता है। यू विल टेक अराउंड 5 मिनट्स मोर विद मी, ठीक है। जैसे आपकी नेशनल इनकम, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में आपका आरबीआई और दूसरी बैंक, और बैंक होती क्या है इस प्रकार के। उसके बाद जो आपकी पेमेंट बैंक वगैरह सारी की सारी इसमें पढ़ेंगे। और इसके बाद में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंटरनेशनल ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारी की सारी बातें हम इसमें करेंगे। बजट, इकोनॉमिक सर्वे और राजकोषीय नीति क्या होती है, इस प्रकार की अवधारणा की भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका टैक्स सिस्टम, जिसमें जीएसटी और भारत के जो दूसरे टैक्स सिस्टम में जो डायरेक्ट टैक्सेस आते हैं उनकी भी बात की जाएगी। तो आपको वो मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि फिस्कल पॉलिसी का ही हिस्सा है, लेकिन हम अलग से आपको बता देते हैं, राइट। टैक्स सिस्टम किसका है, फिस्कल पॉलिसी का ही हिस्सा है बेसिकली। तो ये सारी मोटे मोटे तौर पे आपकी स्टडी मतलब इस बारे में आपकी टीचिंग होगी। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। थैंक यू।